आइए शुरू करते हैं दोस्तों कि सबसे पहले विद्युत धारा क्या है, ये सवाल उठता है मन में। तो आपने देखा होगा कि अगर नहीं भी देखा है तो मैं आपको बता देता हूं कि ऐसी कोई भी जगह जहां पे विद्युत धारा प्रवाहित होती है, कोई भी जगह जहां पर विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है स्वतः। ये बात कुछ और है कि साधारण जीवन में हम उसको देख नहीं पाते हैं, लेकिन जब हम यंत्र का इस्तेमाल करेंगे, मशीनों का इस्तेमाल करेंगे तो हम उसके प्रभाव को देख पाएंगे। चाहे जितना भी पतला विद्युत धारा, चाहे कितनी भी पतली तार हो, चुंबक हो, चालक हो कितना भी पतला, उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। और ये क्या होता है इसको हम विस्तार से समझेंगे। इसी के प्रभाव को हम बोलते हैं विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। यानी क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि जहां कहीं भी विद्युत धारा होती है उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, बन जाता है। तो इसीलिए इस चैप्टर का नाम है चुंबकीय क्षेत्र के विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि चुंबक क्या होता है। तो चुंबक वह पदार्थ है जो लोहे तथा लोहे की जैसी बनी चीजों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। और चुंबक के कुछ गुण होते हैं, उनको मैं आपको विस्तार से बता देता हूं। सबसे पहले प्रत्येक चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, जैसे कि आप सभी जानते हैं। एक होता है उत्तरी सिरा और दूसरा दक्षिणी सिरा। इंग्लिश में हम इसे कहते हैं नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है, तो प्रत्येक चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव, इंग्लिश में से नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल कहते हैं। और समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि अगर हम उत्तर ध्रुव को, यानी दो मैग्नेट के उत्तरी ध्रुव को एक साथ लेके आएंगे तो वो एक दूसरे से दूर भागेंगे। प्रतिकर्षण का मतलब होता है एक दूसरे से दूर भागना। और वैसे दक्षिण ध्रुव भी अगर दो चुंबक के दक्षिण ध्रुव भी लेके आएंगे तो भी दूर भागेंगे। आकर्षण होगा तब जब हम असमान ध्रुव, यानी उत्तरी ध्रुव, किसी एक चुंबक के उत्तरी ध्रुव को किसी दूसरे चुंबक के अगर दक्षिणी ध्रुव के पास लाया जाए तो चिपक जाते हैं, उनमें आकर्षण बल लगता है। ठीक उसी रूप से स्वतंत्र रूप से लटकाए हुए चुंबक लगभग उत्तर दिशा में रुकती है। उत्तरी ध्रुव उत्तर दिशा की ओर संकेत करती है। कहने का मतलब यह है कि पृथ्वी में भी पिघला हुआ बहुत भारी मात्रा में बीच में सेंटर में उसके पिघला हुआ लोहा है और निकेल है, जिसकी वजह से पृथ्वी के चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र बन गया है। तो उस चुंबकीय क्षेत्र का जो प्रभाव है वो थोड़ा कमजोर है पृथ्वी पर, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट होता है कि सोलर जो रेडिएशन आती है हमारे यहाँ पे, यानी कि जो सौर रेडिएशन, सौर विकिरण जो आती है सूर्य से, जो लाखों हजारों किलो जूल की जो है ऊर्जा आती है, जो हमारे लिए बहुत ही खतरनाक होती है, उससे वो हमें बचाती है। यानी उसी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, चुंबकीय क्षेत्र की वजह से हमारी पृथ्वी बची हुई है अभी तक सोलर तूफान से। तो आशा करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलते हैं अब अगले टॉपिक की तरफ कि चुंबकीय क्षेत्र क्या है। तो चुंबकीय क्षेत्र वह क्षेत्र है, ठीक है, वह क्षेत्र जो किसी विद्युत धारा चालक के चारों ओर होता है। यानी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के बल का संसूचन किया जाता है, उसे हम बोलते हैं विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। यानी चुंबक के चारों तरफ जो क्षेत्र होता है, जहां तक चुंबक के प्रभाव को, उसके बल को महसूस किया जा सकता है, उसे हम कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र। और इसका ऐसा ही मात्रक टेस्ला होता है। यानी इसकी हम जो चुंबकीय क्षेत्र है उसको हम नापते हैं टेस्ला में। चुंबकीय क्षेत्र में परिमाण व राशि दोनों होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र को दिक्सूचक की सहायता से समझाया जा सकता है, यानी कंपास की सहायता से आप इसको समझ सकते हैं। और दूसरी बात, ये सदिश राशि है। क्यों? क्योंकि इसमें परिमाण और राशि दोनों होते हैं। तो दिशा तो है इसमें, आप देख ही रहे हैं कि नॉर्थ से साउथ, तो ये दिशा हो गई। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण कि जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं। अब मैं आपको बता दूं कि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो किसी भी विद्युत धारा के चारों तरफ, या फिर यूं कहें किसी मैग्नेट के चारों तरफ, यानी कि चुंबक के चारों तरफ कुछ इस तरीके का होता है। इसे हम कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। ये रेखाएं हैं, ठीक है। ये देखिए आप, इसके गुण विशेष गुण होते हैं, इसलिए मैंने आपको ये पहले दिखा दिया कि हमेशा नॉर्थ से, यानी उत्तरी ध्रुव से चुंबकीय क्षेत्र निकलेंगे, चुंबकीय किरणें निकलेंगी
और वो कहाँ पे जाएंगे, दक्षिणी ध्रुव में। जी हाँ, इसको याद रखें अच्छी तरीके से, आउटसाइड द मैग्नेट, यानी मैग्नेट के बाहर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ चुंबकीय रेखाएं गमन करती हैं, जबकि अंदर की तरफ इसकी दिशा उल्टी हो जाती है। अगर आप ध्यान से देखें तो आप देख पाएंगे इन एरो को कि दक्षिणी ध्रुव से ये चला गया है उत्तरी ध्रुव की तरफ। तो चुंबक के अंदर जो दिशा होती है, ठीक उसके बाहर जो है उसकी उल्टी दिशा में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं गमन करती हैं, चलती हैं। तो बाहर चलती हैं उत्तर से दक्षिणी ध्रुव और अंदर चलती है दक्षिणी से उत्तरी ध्रुव। आइए अब इसके 2-3 पॉइंट और समझ लेते हैं। तो क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र होती हैं। तो बंद वक्र आपने देखा ही, ये वक्र है, यानी कि ये जो आप देख रहे हैं ये बंद है, ठीक है, कहीं से ओपन नहीं है। और सेकंड कि प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में, ठीक है, प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रेखाएं अपेक्षाकृत अधिक निकट होती हैं, यानी कि जब बहुत शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र होगा तो उसकी रेखाएं बहुत पास पास होंगी। दो रेखाएं कहीं भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, क्योंकि यदि वे प्रतिच्छेद करती हैं तो इसका अर्थ यह है कि एक बिंदु पर दो दिशाएं होंगी, जो कि संभव नहीं है। तो इसीलिए दो चुंबकीय रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता को क्षेत्र रेखाओं की निकटता की कोटि द्वारा दर्शाया जाता है। यानी अगर यहाँ पे जैसे मैं आपको दिखा दूं, अगर ये जो रेखाएं हैं पास पास होंगी तो इसका मतलब यह है कि चुंबकीय क्षेत्र बहुत ही शक्तिशाली होगा, ठीक है। तो ये आपने एक छड़ चुंबक का एग्जाम्पल देख के समझा। आइए बात कर लेते हैं हैंस क्रिश्चियन ऑयस्टेड का। दोस्तों ये जो है ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज की, ठीक है। इनका नाम है हैंस क्रिश्चियन ऑयस्टेड, जो कि इन्होंने 1820 में की थी, यानी कि 1820 में। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, अब इसको समझना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास चालक है, यानी कि अगर आप बिजली से कोई यंत्र चलाते हैं या फिर और कोई दूसरी चीज भी करते हैं, तो सबसे पहले उसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है उसका पता लगाया था हैंस क्रिश्चियन ऑयस्टेड ने 1820 में, ठीक है। तो उसके अंदर जो दिशा होती है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र किस तरफ होगा और विद्युत धारा की दिशा क्या होगी, तो उसका पता लगाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, यानी दक्षिण हाथ का अंगूठे का नियम। तो अंगूठा विद्युत धारा की ओर संकेत करता है, यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं चित्र में कि अंगूठा जो है विद्युत धारा की तरफ संकेत कर रहा है और चुंबकीय क्षेत्र इसके चारों तरफ इस तरह से गति में करती हैं। अगर ये आप ऊपर की तरफ कर लेंगे तो विद्युत धारा की जो दिशा है वो बदल जाएगी। ये आप याद रखें, बहुत ही अच्छे तरीके से एग्जाम में आता रहता है। अब हम बात करते हैं सीधे चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र, जो कि मैं आपको अभी तक बताता रहा हूं कि चुंबकीय क्षेत्र के चालक हर बिंदु पर संकेंद्रीय वृत्त द्वारा दर्शाए जा सकते हैं, ऐसे, ओके। और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम का दिक्सूचक से दी जा सकती है और चालक के नजदीक वाले वृत्त निकट निकट होते हैं, यानी चालक के, ये देखिए आप यहाँ पे चित्र में, ये देखिए चालक जो है इसके ऐसे निकट वृत्त जो है पास पास आ जाते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र अल्फा धारा की शक्ति होती है, ठीक है। और चुंबकीय क्षेत्र अल्फा डायरेक्टली, यहाँ पे मैं आपको ये समझा दूं कि ये जो चिन्ह है इसको हम बोलते हैं समानुपात का, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। तो चुंबकीय क्षेत्र है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है धारा की शक्ति के, यानी जो चुंबकीय क्षेत्र है जितनी अधिक विद्युत धारा होगी उतना अधिक होगा। और चुंबकीय क्षेत्र इनवर्सली प्रोपोर्शनल है चालक से दूरी के, यानी कि अगर हम चालक से दूर जाएंगे, यानी कि दूर चलते जाएंगे, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि पहले वाले सर्कल में विद्युत धारा का जो प्रभाव है, यानी चुंबकीय प्रभाव, वो चुंबक यहाँ ज्यादा महसूस होगा। फिर आप थोड़ा दूर जाएंगे तो थोड़ा और कम, और दूर जाएंगे तो और कम। तो यानी कि जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे चुंबकीय क्षेत्र कम होता जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है चुंबकीय क्षेत्र समानुपातिक है चालक से दूरी के। उसके बाद चुंबकीय क्षेत्र अल्फा, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र जो होता है ये मैंने आपको बता दिया कि धारा की शक्ति पर निर्भर करता है। जैसे जैसे आप करंट की मात्रा बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे जो है चुंबकीय क्षेत्र का जो प्रमाण है, यानी कि जो उसकी शक्ति है वो भी बढ़ती जाएगी और क्षेत्र रेखाएं बहुत सारी हो जाएंगी। आइए बात कर लेते हैं विद्युत धारावाही वृत्ताकार पथ के कारण चुंबकीय क्षेत्र, यानी विद्युत धारावाही जो वृत्ताकार पथ का है उसका चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है उसको जान लेते हैं।
तो चुंबकीय क्षेत्र प्रत्येक बिंदु पर संकेंद्रीय वृत्तों द्वारा दर्शाया जाता है। संकेंद्रीय वृत्त का मतलब होता है दोस्तों एक वृत्त के अंदर दूसरा वृत्त, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है, दूसरा वृत्त, फिर उसके बाद वृत्त, फिर उसके बाद वृत्त। जब हम तार से दूर जाते हैं तो वृत्त निरंतर बड़े होते जाते हैं। देखिए यहाँ पे कि जब तार से दूर जा रहे हैं तो इसके जो वृत्त है, पहला छोटा है, दूसरा बड़ा है, और बड़ा है, और दूर जाएंगे और बड़ा हो जाएगा। तो विद्युत धारावाही तार के प्रत्येक बिंदु से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पास के केंद्र पर सरल रेखा जैसे प्रतीत होने लगती है। तो पॉस के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एक समान होती है। ये जो पॉस पॉस लिखा है दोस्ती, पास का मतलब क्या है? इस कुंडली को ही पास कहा गया है, ठीक है, इसको पास कहते हैं, इस कुंडली को। ओके, तो इसमें आप देख सकते हैं कि कॉर्नर्स पे कैसी दिशा है और टर्म्स पे यानी कि वैसे कैसी दिशा है यहाँ पे, और आप बीच में यहाँ देखें कि उत्तर से दक्षिण की तरफ दिशा है। अब हम बात कर लेते हैं विद्युत धारावाही वृत्ताकार पॉस के चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित करने वाले कारक, यानी चुंबकीय क्षेत्र को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं वो देख लेते हैं वृत्ताकार पॉस में। तो चुंबकीय क्षेत्र समानुपातिक होता है चालक में, ठीक है, चालक में से प्रभावित होने वाली विद्युत धारा की, मैं आपको बता ही चुका हूँ। जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो विद्युत धारा के समानुपातिक होता है, यानी जितना अधिक विद्युत धारा होगी उतनी अधिक चुंबकीय क्षेत्र होगी। और चुंबकीय क्षेत्र इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती है चालक से दूरी के, यानी कि चालक से अगर दूर रहेगी, जैसे हम दूर चलते जाएंगे, या आप पहले भी ऊपर देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, वैसे वैसे चुंबकीय क्षेत्र कम होता जाएगा और उसकी जो स्ट्रेंथ है वो कम होती जाएगी। तो चुंबकीय क्षेत्र कुंडली के फेरों की संख्या, जी हाँ, नंबर ऑफ टर्न जितने अधिक होंगे कुंडली संख्या उतनी अच्छी, यानी नंबर ऑफ टर्न्स जितने ज़्यादा होंगे, यानी कुंडली के फेरों की संख्या जितनी ज़्यादा होगी, जैसे आप धागा लपेटते हैं किसी चीज़ पे, मांझा लपेटते हैं चरखड़ी में, ठीक वैसे जितने ज़्यादा आप लपेटेंगे तार को उतना ज़्यादा शक्तिशाली चुंबक बनेगा, ठीक है। अब चुंबकीय क्षेत्र संयोजित है, प्रत्येक फेरे का चुंबकीय क्षेत्र दूसरे फेरे के चुंबकीय क्षेत्र में संयोजित हो जाता है, क्योंकि विद्युत धारा की दिशा हर वृत्ताकार फेरे में समान होती है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है दोस्तों। अब हम लास्ट टाइम पढ़ते हैं, एक आज का जो टॉपिक है वो है परिनालिका। तो परिनालिका क्या होती है? मैं आपको इसका यही बता सकता हूँ कि कोई भी पाइप लीजिए पतला सा और उस पर तार लपेट दीजिए अच्छे तरीके से, दोनों ओर से एक एक सिरा निकाल दीजिए, यानी कि जहाँ से आपने लपेटना शुरू किया है, जैसे ये देखिए यहाँ पे आपने लपेटना शुरू किया, यहाँ छोड़ दीजिए और लपेट दीजिए किसी चीज़ को, उसे बाहर निकाल लीजिए और अंतिम सिरा जो आपने लास्ट में लपेटने के बाद पकड़ा है। तो ऐसी स्ट्रक्चर देखिए, ये बेलनाकार है, बेलनाकार, यानी कि हमने इसके अंदर जो सामान था उसको निकाल लिया और इसको लपेट कर बेलनाकार बना दिया। तो परिनालिका क्या होती है? इसे ही हम बोलते हैं परिनालिका, कि पास पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तार की बेलन की आकृति की अनेक फेरों वाली कुंडली को हम परिनालिका कहते हैं। यानी इसमें बहुत सारे फेरे होते हैं, लेकिन ये ठीक है, ठीक उसी प्रकार से जैसे बेलन होता है वैसे ही सीधा होता है, तो इसलिए हम इसे बोलते हैं परिनालिका। तो अब इसमें कुछ विशेष बातें होती हैं कि परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र बिल्कुल छड़ चुंबक के जैसा होता है। ओके, छड़ चुंबक कैसा होता है? एक छड़ के नुमा, जो हमने सबसे पहले इस वीडियो में देखा था ऊपर की तरफ। उसके बाद बात करते हैं परिनालिका की कुछ विशेष परिस्थितियों की, कि परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र छड़ चुंबक के जैसा होता है। परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र एक समान है तथा समांतर रेखाओं के द्वारा दर्शाया जाता है, और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा परिनालिका के बाहर तो उत्तर से दक्षिण होती है, लेकिन परिनालिका के अंदर दक्षिण से उत्तर ओर की होती है। ओके दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो एक टॉपिक और कवर कर लेते हैं, ठीक है, जिसका नाम है विद्युत चुंबक और अस्थायी चुंबक। हाँ, इसे समझ लें दोस्तों, यानी परमानेंट मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट, कि अस्थायी चुंबक और विद्युत चुंबक में क्या अंतर है। तो विद्युत चुंबक के जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि विद्युत के द्वारा बनाया जाएगा, और अस्थायी चुंबक वो जो प्रकृति में मिलता है, इसे हम प्राकृतिक चुंबक भी कह सकते हैं। तो विद्युत चुंबक यह अस्थायी चुंबक होता है, अतः आसानी से चुंबकत्व समाप्त हो सकता है, और अस्थायी चुंबक में आसानी से चुंबकत्व समाप्त नहीं किया जा सकता। और दूसरी बात, इसमें इसकी शक्ति बदली जा सकती है, और अस्थायी चुंबक की शक्ति हम नहीं बदल सकते, वो निश्चित होती है। ध्रुवीयता बदली जा सकती है, पर ध्रुवीयता नहीं बदली जा सकती। प्रायः अधिक शक्तिशाली होते हैं, यानी कि जो विद्युत चुंबक होते हैं बहुत ही शक्तिशाली होते हैं,
और जो अस्थायी चुंबक होता है वो थोड़ा कमजोर होता है, उसका प्रभाव ज़्यादा दूर तक नहीं। किसी विद्युत धारावाही चालक पर बल। सबसे पहले ये शब्द समझ ले, विद्युत धारावाही क्या होता है। ऐसा कोई भी चालक, अब चालक क्या होता है, तो मैंने पिछली बार भी आपको बताया था कि चालक का मतलब होता है ऐसा कोई भी पदार्थ जिसके अंदर से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, उसे हम चालक कहते हैं। चाहे वो तार हो, चाहे लोहे की छड़ हो, चाहे कुछ भी हो, जिसके अंदर से विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। तो यहाँ पर जो टॉपिक का नाम है वो है चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही चालक पर बल। हाँ, तो इसे जरूर समझें। विद्युत धारावाही का मतलब है जो मैंने आपको समझाया अभी। तो यहाँ देखिए, ये एक मॉडल गिवन है, मैं पहले आपको ये समझा देता हूँ। अब इस डायग्राम में आप देखेंगे तो ये ए टू बी, ये एक मेटल है, मेटल सीट है, यानी धातु की छड़ है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। यहाँ पे देखिए बैटरी लगी हुई है, ठीक है, और बैटरी में जो करंट की दिशा है ऐसे है, यहाँ से, यानी बी से ए की ओर। क्या होता है दोस्तों, जब किसी भी धारावाही चालक को हम चुंबकीय क्षेत्र में लेके आते हैं। अब यहाँ आपको ये पहले समझ लेना है कि ये सब हो क्या रहा है। देखिए, मैंने आपको पिछली वीडियो में पढ़ाया था कि अगर किसी भी कंडक्टर में यानी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड यानी कि चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। तो अब क्या हुआ कि ये जो छड़ है इसमें बन गया है चुंबक, यानी चुंबकीय क्षेत्र बन गया इसके चारों तरफ। तो अब ये एक चुंबक की तरह काम करेगा, ठीक है। अब ये एक चुंबक की तरह काम करेगा, यानी एक चुंबक हो गया। और दूसरी तरफ ये देखिए, ये घोड़े की नाल के आकार का यानी कि हॉर्स शू टाइप चुंबक रखा वहां पहले से। ये इसका साउथ पोल है यानी कि दक्षिणी सिरा, और ये इसका नॉर्थ पोल है यानी उत्तरी ध्रुव है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप ये सोचिए, जब हम दो चुंबक को एक पास साथ में एक जगह लाते हैं तो क्या होता है, वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, या फिर अगर एक ही उनका ध्रुव होगा तो प्रतिकर्षित करेंगे, यानी एक दूसरे से दूर भागेंगे। तो यहां पर भी सेम वही चीज होने वाली है कि ये एक चुंबक हो गया रेड वाला, और ये जो विद्युत धारा इसमें बह रही है इस चालक में, उसकी वजह से ये भी एक चुंबक बन गया है। तो अब यहाँ पे दो चुंबक काम कर रहे हैं, एक चुंबक ये और दूसरा ये वाला। तो अब क्या होगा, तो वही चीज होने वाली है जो दो चुंबक के साथ होती है, यानी यहां पर भी ये एक दूसरे के साथ आकर्षित होंगे या विकर्षित होंगे। तो देखिए, जब विद्युत धारा बी से ए की तरफ बहती है तो क्या होगा, ये जो अब छड़ चुंबक की तरह काम कर रहा है चालक, ये इस तरफ मुड़ जाएगा, यानी कि साउथ पोल की तरफ, दक्षिणी ध्रुव की तरफ आकर्षित हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इस वाले छोर पे, ए वाले छोर पे नॉर्थ पोल बन गया है, यानी कि उत्तरी ध्रुव बन गया है। ये अब एक चुंबक बन गया है, और चुंबक बनने के बाद ये चुंबक की तरह काम करेगा, तो इसलिए ऐसा है, ठीक है। आइए अब ऊपर से इसको पॉइंट टू पॉइंट पढ़ लेते हैं। मैंने आपको ये समझाया कि आंद्रे एम्पियर ने, ठीक है, यानी आंद्रे मेरी एम्पियर जो कि एक वैज्ञानिक थे जिनके नाम पर करंट की यूनिट यानी विद्युत धारा की ऐसा यूनिट रखी गई है। तो आंद्रे एम्पियर ने प्रस्तुत किया कि चुंबक भी किसी विद्युत धारावाही चालक पर परिमाण में समान परंतु दिशा में विपरीत बल आरोपित करती है, ठीक है। चालक में विस्थापन उस समय अधिकतम होता है जब विद्युत धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होती है। जी हाँ, लंबवत आप समझ ले क्या होता है। लंबवत का मतलब है, जैसे ये देखिए, अगर मैं कह दूं ये जो छड़ है ये लंबी वाली, ये इसे अगर मैं कहूं चालक, ठीक है, चालक में विद्युत धारा ठीक है प्रवाहित हो रही है, और ये जो दूसरी छड़ छोटी सी, ये इस पर लंब है। लंब मतलब ये 90 डिग्री बना रहा है, यहाँ से देखिए उस तरफ चाहे इस तरफ, तो ये लंबवत छड़ कहलाती है, लंबवत कहलाता है, ठीक है, नहीं लंब कहलाता है। तो जब ये वही लिखा है कि विद्युत धारा, ठीक है ना, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र अधिकतम कब होगा, यानी सबसे ज्यादा कब होगा किसी भी चालक में, तो तब होगा जब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा लंबवत हो विद्युत धारा की, यानी विद्युत धारा ये हो गई और चुंबकीय क्षेत्र उसके ऐसे 90 डिग्री में बने, ठीक है। तो विद्युत धारा की दिशा बदलने पर बल की दिशा भी बदल जाती है। अब मैं आपको यहाँ पे समझा दूं वो चीज। अभी देखिए, करंट यानी कि विद्युत धारा कहाँ से बह रही है, बी से ए की तरफ, तो चालक किधर मुड़ रहा है, इस तरफ, ठीक है ना, इस तरफ, नॉर्थ की तरफ, अंदर की तरफ। और अगर मैं करंट की दिशा यहां से बदल दूं, यानी अभी करंट यहां से जा रहा है ऐसे, और यहां से ऐसे आके ऐसे घूम के ऐसे आ रहा है। अब मान लीजिए बदल देते हैं, यानी इधर से जाएगा करंट, ऐसे घूमकर ऐसे जाकर और वापस इधर से आएगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये जो अंदर की तरफ जा रहा है, अब यही चालक बाहर की तरफ जाएगा,
यानी यही चालक अब इस तरफ जाएगा, तो करंट की दिशा ए टू बी होगी। तो इस प्रकार से बल की दिशा भी बदल जाएगी जब इसमें विद्युत धारा की दिशा बदलेगी। अब अगर हम किसी विद्युत धारावाही चालक को किसी चुंबकीय क्षेत्र में लाते हैं तो उस पर बल लगेगा, ये तो हमने देख लिया, लेकिन उसकी दिशा को हम कैसे जानेंगे, कैसे समझेंगे? तो यहाँ पर जो है आपको समझना जरूरी है, जिसका नाम है फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम, ठीक है ना, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो अब इसके अनुसार क्या है, ये आप चित्र से बेहतर समझ सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे जो डायग्राम है इससे समझिए। सबसे पहले अपने जो लेफ्ट हैंड है यानी जो आपका उल्टा हाथ है उसको उठाइए ठीक इस प्रकार से। तो जो अंगूठा होगा, ठीक है, वो बल की दिशा को बताएगा, और जो चुंबकीय क्षेत्र है वो उंगली, सीधी उंगली आपकी पहली उंगली बताएगी, और जो बीच वाली उंगली है वो बताएगी क्या, विद्युत धारा। तो इस प्रकार से आप जो है आराम से समझ सकते हैं कि बल किधर लगेगा, विद्युत धारा किधर बहेगी, और ठीक है ना, गति किधर होगी। गति मतलब यहाँ पे अगर आप देखें तो तीन चीजें हो रही हैं। अब तीन चीजें कौन सी हो रही हैं, तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, पहला तो करंट बह रहा है इसमें, यानी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, एक। फिर इसके चारों तरफ चुंबक बन रहा होगा, दो। अब ये अंदर की तरफ आकर्षित हो रहा है, या बाहर की तरफ विकर्षित हो रहा है, प्रतिकर्षित हो रहा है, ये तीन। तो इन तीनों चीजों को हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से ही पता लगाते हैं, ठीक है। तो इसको आप जो है खुद करके देख सकते हैं, यानी किसी एक चीज की दिशा आपको पता होगी, क्योंकि आपको विद्युत धारा की दिशा पता होती है किधर से किधर जा रही है। तो आप अपना ये जो अंगूठा है उस विद्युत धारा की तरफ कर दें, ये बीच वाली उंगली उस तरफ कर दें, और फिर ऐसे ही पकड़ के रखें अपना, ठीक है, ऐसे फैला के रखें। आपको अपने आप चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और गति करने की दिशा यानी कि बल लगने की दिशा का पता चल जाएगा। अब मानव शरीर के हृदय मस्तिष्क में महत्वपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र होता है, यह आपको जान लेना बहुत जरूरी है। देखिए दोस्तों, हमारे शरीर में भी, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में भी इलेक्ट्रिकल इंपल्स हैं। अगर आपने 7th चैप्टर पढ़ा हो मेरा जो मैंने पढ़ाया है वीडियो में, ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि हमारे शरीर में भी विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो विद्युत धारा प्रवाहित होगी, इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र भी बनेगा, ठीक है। तो वही बात है कि जब जहां विद्युत धारा होगी वहां चुंबकीय क्षेत्र भी होगा। तो हमारे शरीर का आपने सुना होगा कि सीटी स्कैन, एमआईआर करवा रहे हैं हम लोग। तो एमआईआर ये मैग्नेटिक इमेज होती है, कि मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेज, चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंबन का प्रयोग करके शरीर के भीतरी अंगों के प्रतिबिंब प्राप्त किए जा सकते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि मानव शरीर में हृदय और मस्तिष्क में चुंबकीय क्षेत्र अधिक होती है, ठीक है, क्योंकि न्यूरॉन्स ज्यादा होती हैं, ठीक है, वहां पे। अब क्या है कि एमआरआई यानी कि जो हमारे शरीर में चुंबकीय क्षेत्र है उसकी मदद से हमारे पूरे शरीर की इमेज बना ली जाती है, प्रतिबिंब बना लिया जाता है, ठीक है। तो उससे बहुत सारी बीमारियों का पता चल जाता है। आइए बात करते हैं ऐसे यंत्रों की, ठीक है, जिनका इस्तेमाल यहाँ पे होता है। सबसे पहले गैल्वेनोमीटर। दोस्तों, गैल्वेनोमीटर क्या है? तो एक ऐसा डिवाइस है, ऐसी युक्ति है जो विद्युत परिपथ में, ठीक है, जो विद्युत परिपथ होता है उसमें विद्युत धारा की उपस्थिति को संसूचित करता है, यानी हमें इन्फॉर्म करता है, बताता है। यह धारा की दिशा को भी संसूचित करता है, यानी धारा की दिशा को भी बताएगा कि विद्युत धारा किस तरफ से किस तरफ बह रही है, प्रवाहित हो रही है। उसके बाद वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। गैल्वेनोमीटर जो होता है वो काम आता है, किस काम? जो विद्युत, यानी कभी हम आगे सीखेंगे किस किस प्रकार से हम जो है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकते हैं, ठीक है ना, बिना विद्युत धारा प्रवाहित किए भी किसी विद्युत परिपथ में। तो उसी प्रकार के विद्युत को, यानी कि जिस विद्युत को हम उत्पन्न कर रहे हैं, ठीक है, अपने क्रियाकलाप से, जो हम अभी नीचे देखेंगे, उस प्रकार की क्रियाकलाप से उत्पन्न विद्युत को हम वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। जब किसी चालक को परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो चालक में विद्युत धारा प्रेरित होती है। यह धारा प्रेरित विद्युत धारा कहलाती है, और यह परिघटना वैद्युत चुंबकीय प्रेरणा कहलाती है। इसे याद रखें। यह एक वर्ड है, देखिए, प्रेरित विद्युत धारा। आइए इसे हम समझते हैं इस क्रियाकलाप से, तो आप बेहतर समझ पाएंगे। अभी आपने क्या पढ़ा था अभी तक, कि जहां कहीं भी विद्युत धारा प्रवाहित होगी उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, ठीक है दोस्तों। अब जरा इसका उल्टा सोचिए कि जहां कहीं भी चुंबकीय क्षेत्र हो वहां पर विद्युत धारा प्रवाहित होगी। जी हाँ, उल्टा सोचिए अब, यानी कि जहां कहीं विद्युत धारा होती है वहां चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। तो अब क्या होगा,
और ये होता है और यही हो रहा है कि जहां भी चुंबकीय क्षेत्र होगा, ठीक है, वहां विद्युत धारा स्वतः बन जाएगी। इसी का इस्तेमाल करके पानी से, कोयले से, इन सब चीजों से विद्युत धारा बनाई जाती है। तो इसका प्रोसीजर क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ एक गैल्वेनोमीटर लगाया गया है और ये कॉइल है, इसे हम कॉइल कहते हैं और हिंदी में से कुंडली कहते हैं। और ठीक है, इसमें कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही। यहाँ देखिए एक मैग्नेट रखा गया है। अब विद्युत धारा तभी बनेगी जब चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन हो। ये बात ध्यान रखें कि विद्युत धारा किसी भी कुंडली में या फिर किसी भी सर्किट में, विद्युत परिपथ में तभी उत्पन्न होगी जब मैग्नेटिक फील्ड यानी कि चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन हो। अब परिवर्तन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस चुंबक को आगे पीछे करते रहना पड़ेगा, यानी चुंबक को हमेशा गतिमान रखना पड़ेगा, वो भी अलग अलग दिशाओं में। तो यहाँ बहुत आसान तरीका है कि हम क्या करते हैं, कुंडली के अंदर बाहर चुंबक को ऐसे करते हैं। अब इससे क्या होता है कि जब हम इसे अंदर बाहर करते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तित होता है, और जब चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तित होता है तो अपने आप ही इस गैल्वेनोमीटर में करंट दिखने लग जाता है, यानी कि इसकी जो सुई है, जो निडल है, ठीक है, वो विक्षेपित हो जाती है। ठीक है, विक्षेपित का मतलब है डिफ्लेक्ट हो जाएगी अपनी जगह से। क्यों? क्योंकि जब हम मैग्नेटिक फील्ड चेंज करते हैं तो ये जो विद्युत परिपथ है इसके अंदर विद्युत धारा बन जाती है। तो उस प्रकार से बनी विद्युत धारा को हम बोलते हैं प्रेरण। ठीक है, प्रेरक विद्युत धारा। और इस परिघटना को हम बोलते हैं वैद्युत प्रेरण। ठीक है, इस घटना को हम क्या कहते हैं, वैद्युत चुंबकीय प्रेरणा। आई बात समझ में दोस्तों? तो आशा करता हूं आपको ये बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो आइए से विस्तार से पढ़ लेते हैं यहाँ पे इसकी भाषा में कि जब चुंबक को कुंडली की तरफ लाया जाता है तो गैल्वेनोमीटर में क्षणिक विक्षेप विद्युत धारा की उपस्थिति को इंगित करता है, यानी थोड़ा सा बिल्कुल तुरंत डिफ्लेक्ट होगा ये। जब चुंबक को कुंडली के निकट स्थिर अवस्था में रखा जाता है तो कोई विक्षेप नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखें इस बात को, मैंने भी आपको ही बताया कि जब आप चेंज करते रहेंगे तभी विद्युत धारा प्रवाहित होगी। अगर आप रोक देंगे ले जाके तो नहीं होगा, जीरो हो जाएगा। जब चुंबक को दूर ले जाया जाता है तो गैल्वेनोमीटर में क्षणिक विक्षेप होता है, परंतु पहले के विपरीत दिशा में। ठीक है, यानी कि जैसे जैसे अगर आप मैग्नेट को आगे ले जा रहे हैं तो जिस दिशा में हो रहा है विक्षेपण, जब आप उसे पीछे लेके आएंगे तो विक्षेपण उसकी विपरीत दिशा में होगा। तो ये था वैद्युत चुंबकीय प्रभाव। तो एक तो तरीका वो है, और दूसरा तरीका यहाँ पे ये दिया गया कि किस प्रकार से आप विद्युत, ठीक है, विद्युत, ये जो प्रेरक विद्युत धारा है वो उत्पन्न कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर यह है कुंडली 1 और यह है कुंडली 2, यानी कॉइल 1 हो गई, कॉइल 2 हो गई। अब जरा ध्यान दीजिएगा, इस वाले कॉइल में बैटरी लगाई गई है करंट विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए, और इस वाले कॉइल में देखिए विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए कोई बैटरी या कुछ भी नहीं लगाया गया, ना ही यहाँ मैग्नेट है। ये एक दूसरा तरीका है। क्या? अभी हमने ऊपर वाली एक्टिविटीज में, इससे पहले वाली में हमने चुंबक को आगे पीछे किया तो चुंबकीय क्षेत्र बदला। अब आप खुद ही पढ़ चुके हैं पहले कि जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है किसी भी चालक में तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो ठीक उसी चुंबक का इस्तेमाल करके अब हम इस कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करने वाले हैं। ठीक है, तो अब क्या होता है, जब हम इस, यानी कि प्रथम कुंडली में, ये प्राथमिक कुंडली कहलाएगी, ये द्वितीय कुंडली कहलाएगी। तो प्राथमिक कुंडली में यानी पहली वाली कुंडली में जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है, ये दूसरी कुंडली में भी उत्पन्न हो जाता है विद्युत धारा। कैसे? कि जब हम इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करवाएंगे तो इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। अब उस चुंबकीय क्षेत्र की वजह से दूसरी कुंडली में, ठीक है, क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तन होगा, जिसकी वजह से इसकी जो सुई है वो विक्षेपित हो जाएगी। यानी ये इंगित करता है, ये दिखाता है ये गैल्वेनोमीटर कि इस कुंडली में भी विद्युत धारा बनी है। ठीक है, और कौन सी? प्रेरक विद्युत धारा। तो देखिए, एक तो वो तरीका है, ये तरीका है। वहां पे हमने परमानेंट मैग्नेट लेके, ठीक है, आगे पीछे किया, चुंबकीय क्षेत्र बदला तो विद्युत धारा प्रवाहित हुई। और यहाँ पर हम इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करके जो इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है उसका इस्तेमाल करके हम इसमें विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं। तो आइए समझ लेते हैं इन दोनों के बारे में कि स्विच ऑन किया जाता है, यानी कि अगर इसमें हम स्विच ऑन करेंगे, ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर में क्षणिक विक्षेपण होगा। किसमें? द्वितीय कुंडली में। और अस्थायी विद्युत धारा, यानी कि अगर विद्युत धारा इसमें बह रही है, ठीक है ना, और लगातार बह रही है, तब कोई विक्षेपण नहीं होगा। फिर समझ लें एक बार, जैसे स्विच ऑन किया जाएगा इसका, वैसे इसमें विक्षेपण होगा, उसके बाद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया चुंबकीय क्षेत्र में जब परिवर्तन होगा तभी यहाँ पे विद्युत धारा प्रवाहित होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो पहली बार तो जीरो था तो चुंबकीय क्षेत्र बदला ही, लेकिन उसके बाद एक समान रहा, तब नहीं होगा। ठीक है,
फिर स्विच ऑफ किया जाता है तो गैल्वेनोमीटर में क्षणिक विक्षेपण तुरंत पहले की विपरीत दिशा में होता है। यानी अगर हम ऑफ करेंगे तो फिर चुंबकीय क्षेत्र की जो पहले हुआ था, ठीक है ना, उसकी विपरीत दिशा में ये जो कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होगी उसकी विपरीत दिशा में प्रवाहित होगी। तो ये तो था विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ठीक है। और हमने इसमें पढ़ा विद्युत यानी कि प्रेरक विद्युत धारा, ठीक है, को किस प्रकार से बनी। आइए बात कर लेते हैं कि इसकी दिशा का कैसे पता लगाएंगे, ठीक है। यानी अभी आपने पढ़ा था फ्लेमिंग वाम हस्त नियम, अब आप यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है, फ्लेमिंग का दक्षिण अंगुष्ठ नियम, यानी कि अब आप यहाँ पे पढ़ेंगे दाहिने हाथ, ठीक है, फ्लेमिंग दक्षिण यानी कि दक्षिण हस्त नियम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। अब यहाँ पे आप यहाँ डायग्राम में देखिए कि चुंबकीय क्षेत्र आपकी पहली उंगली दिखाएगी और चालक की गति अंगूठा, और ये जो बीच वाली उंगली होगी आपकी, ठीक है ना, ये बताएगी प्रेरित विद्युत धारा के बारे में, उसकी दिशा को बताएगी, ठीक है दोस्तों। तो याद रखें, इससे पहले जो आपने पढ़ा है उसमें वाम हस्त नियम था, और उसका प्रयोग हम क्यों करते थे? उसका प्रयोग हम करते थे किसी धारावाही चालक को जब हम विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में ले जाएं या चुंबकीय क्षेत्र में ले जाएं तो उस पे जो बल लगेगा उसकी दिशा प्राप्त करने के लिए। लेकिन यहाँ दक्षिण हस्त नियम है और इसका इस्तेमाल हम करते हैं प्रेरक विद्युत धारा का पता लगाने के लिए, ठीक है। तो ये ध्यान रखें, चालक की गति बताएगी ये और चुंबकीय क्षेत्र बताएगा पहली उंगली और ये, ठीक है। ये तीनों एक दूसरे पर लंब होते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखें, मतलब किसी दो पर जो है तीसरी उंगली लंब होगी हमेशा। आइए अब यह नियम क्या क्या बताता है ये पढ़ लेते हैं, इस नियम पे कौन कौन सी चीजें काम करती है। तो इस नियम पर जनरेटर की कार्यप्रणाली का सिद्धांत है, यानी कि जो जनरेटर होता है जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होती है गांव में शहरों में, तो वो इसी, ठीक है ना, यानी कि इसी सिद्धांत पे कार्य करता है और प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने का काम आता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि विद्युत धारा कितने प्रकार की होती है। तो दोस्तों विद्युत धारा दो प्रकार की होती है, ठीक है। एक होती है प्रतिवर्ती विद्युत धारा, जिसको हम कहते हैं क्या, एसी इंग्लिश में, और इसका पूरा नाम होता है अल्टरनेटिंग करंट, जो कि हमारे घरों में आ रहा है दो, और जिसका वोल्टेज है विभवांतर है 240 वोल्ट, ठीक है दोस्तों। और दूसरा होता है, यहाँ नीचे दिखाया था मैं, दिष्ट धारा। दिष्ट धारा यानी डायरेक्ट करंट, जो कि बैटरी में होता है, जो सेल में, बैटरी में, इन सब चीजों में होता है, ठीक है। और जिसकी वोल्टेज यानी जो विभवांतर होता है वो अलग अलग होता है। ये 1.5 वोल्ट के भी होते हैं सेल, 3 वोल्ट के भी होते हैं, बैटरी होती है 6 वोल्ट की, 12 वोल्ट की, ठीक है, और 24 वोल्ट की। तो इसमें अलग अलग होते हैं और इसका वोल्टेज विभवांतर कम होता है, ठीक है। तो प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में क्या अंतर है, यानी एसी और डीसी में क्या अंतर है। तो जो विद्युत धारा समान समय अंतराल के पश्चात अपनी दिशा में परिवर्तित कर लेती है उसे हम कहते हैं प्रतिवर्ती धारा, क्योंकि बार बार बदल रही है। अब भारत में विद्युत धारा हर 1/100 सेकंड में बाद अपनी दिशा उत्क्रमित कर लेती है। ये मैं आपको समझा दूं कि कुछ ऐसे ग्राफ आएगा, अगर आप खींचेंगे ना जिगजैग की तरह ग्राफ आएगा, ठीक है ना, ऐसे ऐसे, जैसे मैं देखिए मेरा पॉइंटर देखिए, मैं ऐसे बताता हूँ, ऐसे ऐसे ग्राफ आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार की विद्युत धारा को हम क्या बोलते हैं, प्रत्यावर्ती धारा। और यहाँ पर आप देखें, ये कह रहा है कि समय अंतराल कितना होना चाहिए, 1/100 सेकेंड, यानी 1 मिनट में, सॉरी 1 सेकेंड में वो 100 बार बदलती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम समय अंतराल निकालें 1/100 ऊपर और 1/100 नीचे, तो 2/100 आएगा और काट पीट के 1/50 आ रहा है। तो 1/50 सेकेंड का मतलब ये हो गई इसकी फ्रीक्वेंसी। आप कोई भी यंत्र उठा के देखिएगा उस पे 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी लिखी होगी, 1/50 सेकेंड कहे या सीधा इसे कहे 50 हर्ट्ज, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी है यानी आवृत्ति है। तो कोई भी अगर आप इक्विपमेंट उठाएंगे, यंत्र उठाएंगे, तो जो उसकी आवृत्ति होगी वो होगी 50 हर्ट्ज, ठीक है। इसका मतलब ही यही है कि 50 बार जब चेंज होगा, क्योंकि एक चक्कर जो है ना ऐसे गिना जाता है, यहां से आपने ऐसे पूरा किया फिर ऐसे, तो ये एक चक्कर गिना जाता है, तो इसीलिए यहाँ पर आधा चक्कर नीचे और आधा चक्कर ऊपर, तो इस प्रकार से क्या हो जाता है पूरा चक्कर, ठीक है। आइए बात करते हैं, ठीक है, किस प्रकार से हम आवृत्ति निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे निकाला गया है कि आवृत्ति 1/, में समय अंतराल, समय अंतराल आपने देखा अभी 1/50 सेकेंड, यहाँ रख दिया तो 50 ऊपर आ जाएगा, 50 हर्ट्ज हो गया, 50 हर्ट्ज हो गया। अब इसके लाभ क्या है, तो प्रत्यावर्ती धारा को सुदूर स्थानों पर बिना अधिक ऊर्जा के क्षय के
बिना अधिक ऊर्जा खर्च किए भेजा जा सकता है। ठीक है ना। आपने अपने गांव के आसपास देखा होगा, बड़े बड़े बहुत बड़े बड़े खंबे होते हैं ऊंचे ऊंचे, जिस पे लिखा होता है 11,000 वोल्ट, 25,000 वोल्ट। तो वो प्रतिवर्ती धारा ही होती है। ठीक है दोस्तों। अब इसकी हानि जान लेते हैं। तो प्रतिवर्ती धारा को संचित नहीं किया जा सकता, यानी इसको एक जगह इकट्ठा करके रखा नहीं जा सकता। ये सबसे बड़ी इसकी कमी है। अब बात करते हैं दिष्ट धारा की। तो दिष्ट धारा, जो विद्युत धारा अपनी दिशा परिवर्तित नहीं करती, उसे हम कहते हैं दिष्ट धारा, यानी इसकी जो दिशा है वो एक ही रहती है। ठीक है। और दिष्ट धारा को संचित कर सकते हैं, इसे इकट्ठा किया जा सकता है बैटरी में, इसलिए बहुत ही यूजफुल हो जाती है। और सुदूर स्थानों पर प्रेषित करने में ऊर्जा का क्षय ज्यादा होता है। इसे दूर भेजने में बहुत ऊर्जा खर्च होती है, तो इसलिए इसको दूर नहीं भेजा जाता। और इतनी खर्च होती है कि आप देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, जहां बैटरी लगी होती है तार जो है छोटे होते हैं, उसी के आसपास सारी सेटिंग होती है। ठीक है। जहां उसको खर्च होना होता है उसका तार लंबा नहीं होता ज्यादा। अब इसे प्राप्त किससे करते हैं? तो सेल से, बैटरी से। ठीक है। और बहुत सारे जो और दूसरे सेल हो गए उनसे। अब बात कर लेते हैं इसकी। ठीक है। इसकी क्या हानि है? तो दिष्ट धारा प्रत्यावर्ती धारा से, यानी डीसी एसी से बहुत ज्यादा खतरनाक है। वो इसलिए खतरनाक नहीं लगती, आप बैटरी छूते तो करंट नहीं लगता, क्योंकि उसका वोल्टेज बहुत कम होता है। अगर 220 वोल्ट के दिष्ट धारा यानी कि डीसी लग जाए तो तुरंत जान चली जाएगी, और वो आपको छोड़ेगा भी नहीं, क्योंकि इसमें झटका नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि अपनी दिशा नहीं बदलती है, इसीलिए। तो ये बहुत खतरनाक होती है।